हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय मिस वशिष्ठ। आई एम मीनू, योर साइंस एजुकेटर। और आज हम पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पार्ट 2। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने एयर पोल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अंदर हमने ग्लोबल वार्मिंग और जो हमारा ये था ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हमारा मेन था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग है लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। जिसने नहीं किया है वो दोबारा से जाके वीडियो को एक बार देख ले, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्या है हमारा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। यहाँ पर क्या बता रखा था, ओजोन लेयर क्या हमारे, देखो ओजोन का फॉर्मूला होता है हमारा O3। ठीक है, ओजोन लेयर कैन बी फाउंड एट 15 to 35 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो जो अर्थ का जो एटमोसफेयर उसकी लेयर्स होती है ना अलग अलग, तो उन लेयर्स में से जो स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है उसमें मिलती है ओजोन लेयर। ठीक है, और ये अबाउट कितनी होती है, 15 to 35 किलोमीटर अबव होती है इस सरफेस से। कौन से सरफेस से, स्ट्रेटोस्फेयर वाले से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ओजोन layer is like a blanket on the earth atmosphere as it prevent us from the harmful ultraviolet rays of the sun। जो ओजोन लेयर है वो एक ब्लैंकेट का काम करती है अर्थ के लिए। क्यों करती है, क्योंकि ये हमें जो सन से जो यूवी रेडिएशंस आती है ना हार्मफुल, उनसे हमें प्रिवेंट करती है। ओके, इन सितंबर 2004 अ होल इन द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड राइट अबव द अंटार्कटिका। लेकिन 2004 के अंदर क्या मिला था, जो ओजोन लेयर है उसके अंदर एक छोटा सा होल मिला था। ठीक है, जो अंटार्कटिका वाले पोर्शन के अंदर आता है। द कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशंस ऑफ द ओजोन layer. There are also used as the propellants in the aerosol spray cans। देखो इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना वो मेन कोज हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर है जो उसका डिप्लीशन हो रहा है, उसके अंदर होल्स हो रहे हैं। ओके, तो मेन रीज़न क्या हो गया यहाँ पर, CFCs पार्टिकल्स। नेक्स्ट है फिर एसिड रेन। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। एसिड रेन क्या होती है, इट इज़ कोज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन NO or NO2 emitted from the automobiles and sulfur SO2 emitted from the burning of the fossils. They mix with the falling rains and result in the formation of the nitric acid and sulfuric acid। देखो इसमें क्या बता रखा है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जब ये प्रोड्यूस होते हैं, अब जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो कहाँ से आते हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना वो एमिट करते हैं। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कौन एमिट करता है, जो हम फॉसिल्स फ्यूल होते हैं जब हम उनको बर्न करते हैं, देन SO2 जो गैस है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाते हैं कहाँ पर, मतलब जैसे ये एमिट हो गए तो ये कहाँ पर चले गए, एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के बाद जब रेन आती है तो क्या होते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं रेन के साथ और किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, दिस एसिड कम डाउन विद द रेन एंड मेकिंग द रेन वाटर एसिडिक। जब ये एसिड्स हैं रेन के वाटर में मिल जाएंगे तो उसके वाटर को कैसा बना देंगे, ये एसिडिक। सच रेन इज कॉल्ड द एसिड रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एंड इट कोज एक्सटेंसिव हार्म टू द बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स। द वर्ल्ड फेमस ताजमहल इज लूजिंग इट्स कलर ड्यू टू द एसिड रेन। ये क्या करती है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना उनके ऊपर मतलब इफेक्ट डालती है। जैसे एसिड जब किसी भी बिल्डिंग के ऊपर पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगी, कोरोसिव होने लग जाएगी ना। तो सेम वैसे क्या है, ताजमहल का एग्जांपल बता रखा है इसके अंदर। जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, मार्बल से। तो मार्बल्स के ऊपर जब एसिड रेन गिरी तो वो किस कलर का होने लग गया, पहले मार्बल हम उसका वाइट कलर का था। ठीक है, अब कैसा होने लग गया वो एसिड की वजह से येलो कलर का। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हाउ टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। वेरियस स्ट्रेटजीज दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू मिनिमाइज एयर पोल्यूशन आर एज अंडर। फर्स्ट वन क्या है, मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। क्या है, हमें बहुत ज़्यादा जो ट्री हैं वो प्लांट करने चाहिए। यूज़ द ऑटोमोबाइल्स शुड बी लेसन्स, यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं उनको हमें कम यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ द इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक CNG शुड बी इनकरेज्ड, यानी कि हमें ऐसे फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हों, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हों। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है CNG का। द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो कम से कम लगानी चाहिए।
यूज़ ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी लाइक द विंड, सोलर एंड द हाइड्रो पावर एनर्जी शुड बी इंक्रीज। यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, यानी कि जिनका एक बार हम यूज़ करके उनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप के जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम जो एयर पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट एयर पोल्यूशन है वो हो गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर मेन कोज और इसके प्रिवेंट तो आप पहले से ही पढ़ते आए हो, लेकिन इसके अंदर आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन, ये 3 टॉपिक आपको मस्ट करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका वाटर पोल्यूशन। Water is a precious resource necessary for the every living beings. Rivers, springs, lakes, oceans, seas and groundwaters are the main sources of the water, and it is the basic requirements of the various human activities. The contaminations of the water bodies with the unwanted and harmful substances is called water pollution. देखो इसमें क्या बता रखा है, पहले तो वही है कि जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो यूज़ होता है। लेकिन जब कई बार क्या हो जाता है, वाटर की जो वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि जैसे लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, इनमें क्या होता है, कुछ अनवांटेड मटेरियल है वो ऐड हो जाते हैं, या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं वो ऐड हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो वाटर है वो यूजेबल नहीं रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। ओके, These days, almost all the water bodies in the India are polluted and it has become a matter of concern for everybody. और क्या है, यानी कि आजकल इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी यानी कि वाटर बॉडीज़ नहीं है, ऐसा कोई लेक या फिर पॉन्ड नहीं है जिसके अंदर वाटर है वो पोल्यूटेड ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि मेनली जो वाटर पोल्यूशन है उसके मेन सोर्सेज क्या हैं, किस किस वजह से वाटर का जो पोल्यूशन है वो होता है। ओके, फर्स्ट क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक द सुनामीज, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, वोल्केनिक इरेप्शन एट्सेट्रा ऑल्सो लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। तो इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जैसे सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, ये क्या करते हैं, मेन जो वाटर पोल्यूशन है उसका कोज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे हमारे नेचुरल है, इनके ऊपर हमारा कोई मतलब इनको हम रोक नहीं सकते हैं, हमारे इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। The discharge of the chemical waste like the paints, leather, rubber, textile, dyes, paper and drugs from the industries into the water bodies also leads to water pollution. ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, देखो जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल बच जाता है उनको क्या कर देती हैं, वाटर के अंदर उनको डिस्चार्ज कर देती हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है और यूजेबल नहीं रहता है। The leakage of the oil during the shipping and the drilling operations leads to the water pollution as the surface of the water get covered with the layer of oils. क्या होता है कि कई बार जब जैसे मान लो ऑयल्स वगैरह की लीकेज होने लग जाती है, तो क्या हो जाता है कि जो ऑयल्स है वो उस सरफेस के ऊपर रह जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वाटर है वो हमारा पोल्यूटेड हो जाता है। ओके, क्योंकि ऑयल मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, तो ऑयल ये हमारा वाटर क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड। अब नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स प्रेजेंट इन द एग्रीकल्चर रन ऑफ पोल्यूटेड द नियर बाय वाटर बॉडीज़। क्या करते हैं, अगर फर्टिलाइज़र और मैन्योर हैं यानी कि ज़्यादा अगर वो प्रेजेंट है तो वो भी क्या करेंगे, हमारे वाटर को पोल्यूट कर देंगे। द आफ्टर वॉशिंग द रेजिड्यू कंटेनिंग द डिटर्जेंट सोल्यूशन कोज अ लॉट ऑफ द पोल्यूशन इन द वाटर बॉडीज इन विच गेट डिस्चार्जेस। अब क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिटर्जेंट होता है। ठीक है, यानी कि मान लो हम कपड़े ही वॉश कर रहे हैं तो उनके अंदर डिटर्जेंट होता है। अब मान लो पहले क्या करते थे, बड़ी जो नदियाँ होती थी उनके अंदर जो लेडीज़ है वो अपने जो कपड़े हैं वो उनको वॉश करने जाते थे। ठीक है, तो वो क्या करती थी, वहाँ पर उनको वॉश करते टाइम जैसे डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करके और उसी के अंदर कंप्लीट जो नदी है या फिर पॉन्ड्स वगैरह हैं उनके अंदर उसको मिक्स कर देती थी, तो क्या हो जाता था, उससे भी वाटर पोल्यूशन। सर्टेन बायो वेस्ट इंक्लूडिंग सीवेज, एनिमल एक्सक्रीटा, डेड बॉडीज एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स लाइज इन द वाटर बॉडीज एंड अनट्रीटेड वेस्ट फ्रॉम द वेरियस वर्क हाउसेज सच एज हॉस्पिटल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। अब क्या होता है, बहुत बार जो बायो वेस्ट होते हैं ना, बायो वेस्ट कैसे, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे सीवेज हो गया, एनिमल का एक्सक्रीटा हो गया, डेड बॉडी हो गई, इन सब ये भी सब जब वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो क्या कर देते हैं, वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, है ना।
तो ये कुछ मेन कॉजेज़ हो गए हैं गाइस वाटर पोल्यूशन के। सेम है, आपने पहले बहुत बार पढ़ रखे हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन के अंदर क्या पढ़ोगे आप, यानी कि जो जैसे थ्रेट्स ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। थ्रेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ मीन्स जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिर प्लांट्स रहते हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंटेन द पॉइजनस केमिकल लाइक फ्लोराइड्स, एल्कलीज, एसिड्स एट्सेट्रा। दीज केमिकल्स आर वेरी हार्मफुल टू द एक्वेटिक लाइफ। क्या होता है कि जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं जब वो ये सब क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर के अंदर, जैसे केमिकल्स हो गए, एल्कलीज, एसिड्स, ये सब करते हैं, तो क्या होता है ये केमिकल जो एक्वेटिक लाइफ है, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहता है उनके लिए तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिर ऑयल लीकेज इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड द लॉस ऑफ द मरीन लाइफ एज इट लीड्स टू द लेसर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे ऑयल की लीकेज है तो ऑयल ऊपर से आ गया तो क्या हो जाएगा, वो एक लेयर बना लेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो अंदर तक नहीं जा पाएगी और जो सनलाइट है वो भी नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए ना तो सांस लेने के लिए पानी वो ऑक्सीजन बचेगा और ना ही उनके पास सनलाइट पहुंच पाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, वाटर क्लीनिंग प्रोसेसेस इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग हैवी मशीन्स एट टाइम कॉजेज ग्रेट डैमेज ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। अब क्या करते हैं, मान लो वाटर को क्लीनिंग वाली प्रोसेस चल रही है तो क्या होते हैं उसमें बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो यूज़ की जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो स्मॉल होते हैं वो तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। नेक्स्ट क्या है फिर, एग्रीकल्चर रन ऑफ containing fertilizer acts as the sources of the nutrients to weeds and the plants such as the algae present in the water bodies. These weeds consume most of the dissolved oxygen and become a hindrance for the sunlight to enter the water bodies. Further, when these plants die, more oxygen is utilized by the bacteria to decompose the dead bodies, leading to decrease the oxygen content in the water. देखो इसके अंदर क्या बता रखा है, जैसे एग्रीकल्चर जो हमने एग्रीकल्चरल से मतलब जो भी मिला है ना उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, टू द वीड्स एंड द प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स और वीड्स के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब उनको न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रोथ होने लग जाएंगे, वाटर बॉडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, सारा का सारा जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वाटर के अंदर हमारे जो एनिमल्स वगैरह हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सभी ऑक्सीजन वगैरह कौन यूज़ कर लेंगे, जो वीड्स वगैरह हैं वो यूज़ कर लेंगे। और जो अगर ऊपर से वीड्स हो गई तो सनलाइट है वो भी नहीं पहुंचेगी उन तक, और सनलाइट ही नहीं पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, दीज फिनोमिना ऑफ द लॉस ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन द वाटर बॉडीज इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है किसकी वजह से, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि जब वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सिर्फ प्लांट ग्रो हो जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू द ऑक्सीजन स्टार्विंग कंडीशंस टू द एक्वेटिक लाइफ। क्या करती है, ऑक्सीजन की स्टार्विंग यानी कि कमी हो जाती है एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन की। ओके, तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।